नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज हमारा जो सेशन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि आज की डेट में जो नया कम्युनिकेशन है इंटरनेट कम्युनिकेशन है, जिसमें हम एक दूसरे लोग जो है आज का स्मार्ट डिवाइसों की मदद से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं भी यहाँ बैठा हूँ और आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जूम एक स्मार्ट कम्युनिकेशन आप कह सकते हो। इसमें आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो, मेरा ऑडियो भी सुन सकते हो, इवन मैं कंप्यूटर पे जो शेयर करूंगा वो भी आप देख पाओगे। तो ये जो नया कम्युनिकेशन है, इसमें हम अगर आप कम्युनिकेट करें तो डेफिनेटली मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा, जिस और मशीन आपस में तभी बात कर पाएंगी बिल्कुल वैसे ही जब इंसान आपस में बात करते थे। तो टेलीफोन का लैंडलाइन टेलीफोन नंबर था या जो भी मोबाइल टेलीफोन नंबर था वो डेसिमल नंबर था, क्योंकि इंसान डायरेक्टली नंबर डाल करता था। लेकिन समय बदल रहा है, जैसे कि आज अभी हम लोग जुड़े, हमने से कोई भी नंबर नहीं डाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जूम पे जुड़ रहे हैं, इसमें कोई कम्युनिकेशन है बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर को भी एक टेलीफोन नंबर मिला है, आप जिस मोबाइल फोन से जुड़ रहे हैं उसको भी टेलीफोन नंबर मिला, और ये टेलीफोन नंबर आज की डेट में आईपी एड्रेस कहलाता है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा शुरू करता हूँ, फिर मैं सैम पेट्रोडा की जो बात की थी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, पीपीटी की थोड़ी मदद लूंगा, थोड़ी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे टेलीफोन नेटवर्क का, अब हम इसका नाम बदल के हमने डेटा नेटवर्क रखा है। तो मैंने यहाँ पे एक कंपेरिजन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल समझिए प्रैक्टिकल मैनर में कि हमारा जो ट्रेडिशनल या ओल्ड टेलीफोन नेटवर्क था जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें बेसिकली मेन उद्देश्य क्या था, हम आपस में एक दूसरे से बात कर पाए। समय गुजरा तो हम लोग उसमें थोड़ा सा उस समय का बात कर रहे हैं एकदम कंप्लीट। जब आप लोग एंट्री करें तो प्लीज म्यूट करके रखें, नहीं तो आप ही का रिकॉर्ड आपको सुनने को मिलेगा, अमन, वो आप ही को अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि जो पुराना टेलीफोन लाइन था उसमें मेन प्रेफरेंस था कि दो लोग आपस में बात करें। पहली बात है, जब बातें करने लगे, नेटवर्क हमारा प्रॉपर स्टेबलाइजमेंट हो गया, तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं इसमें कुछ एडिशनल सर्विसेज ऐड करें। जैसे कि लैंडलाइन में हम लोगों ने फैक्स ऐड किया था, मोबाइल में हम लोगों ने एसएमएस ऐड किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम लोग बात नहीं कर पा रहे तो एक दूसरे को एसएमएस भेज के हम आपस में मैसेज को दे सकते हो। और आप इस बात के गवाह भी हैं और लकी भी हैं कि आपको मालूम है कि आज के डेट में एसएमएस क्या होता है। एक ईएमएस होता था, इनहैंस मैसेजिंग सर्विस, आप लोग उसके बारे में शायद नहीं जानते, क्योंकि आज की डेट में वो चीज आपको मिलेगी नहीं। एक हमने इसी एक चीज और शुरू की थी, पेजर सेवा, नाम आप शायद ने सुना होगा। अगर कुछ हिंदी मूवी में देखेंगे तो पेजर सर्विसेज भी मिलेंगी, बहुत अच्छा सर्विस शुरू किया था। तो क्या था कि हमारा टेलीफोन पे ही हमने कुछ एडिशनल सर्विसेज ऐड की थी, जिसे हम लोग एसएमएस कह सकते हो, ईएमएस कह सकते हो, या फिर कुछ और इस तरह का मैसेज का कोडिंग कह सकते हो जो हम एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो ये हमारे पुराने लाइन पे संभव था जो हम लोगों ने किया, और उसका काफी झलक आज भी आप देख पा रहे हैं। और एक समय के बाद ऐसा भी होगा कि आप अपने जो आपके जो पीढ़ियां होंगी ना, जो बचपन जो आने वाली, यस यस यस, टेलीग्राफ बेसिंग द पेजिंग, मुस्कान, वेरी नाइस, ठीक है मैम। तो ये सब चीजें अभी आप मतलब आप उस दौड़ में है कि इन चीजों को अभी आप थोड़ी बहुत सुना भी है, देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन जो आपके आने वाले जूनियर्स होंगे, या मैं कहूँ कि आज से 10 साल बाद आप मेरी जगह पर बैठ के किसी को अपने पूरा एक्सपीरियंस बता रहे होंगे, तो डेफिनेटली जब मेरे से बोलेंगे कि जैसे मैं अभी आपसे कहता हूँ कि स्ट्राउजर बार क्रॉस बार टेलीफोन एक्सचेंज होता था, तो आप उस चीज को विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होता रहता होगा, ठीक है। क्योंकि आज तो डिजिटल हो गया, बड़ा आसानी से हम लोग केबल जोड़ लेते हैं, नया तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। यार ये तो पुरानी बात होगी। तो सिंपल हम बात करना चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो सिंपली हम लोग बात करते थे। अब आज का जो नया नेटवर्क है, जिसको हम लोग टेलीफोन लाइन का ना बोल के हम लोग उसे डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं या डाटा नेटवर्क कहते हैं। और इसमें हम केवल बात ही नहीं करते, एक दूसरे को हम लोग वीडियो, ऑडियो या मल्टीमीडिया का जो भी फॉर्म पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि जूम में हम सारे चीज एक साथ कर पा रहे हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, एवरीथिंग, ठीक है। और इसके लिए स्मार्ट डिवाइसों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा जो नेटवर्क है, ये आप कह सकते हो उसको डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, और ये पुरानी लाइन पे ही नई सेवा को हम लोगों ने माइग्रेट किया है, ठीक है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जो पुराना नेटवर्क है, नया नेटवर्क है, आप कहो कि दोनों एक है, कोई भी गलत नहीं होगा। और
सिर्फ शब्दों का हेर फेर हुआ है, कुल नाम बदले गए हैं। वो आपको मैंने यहाँ कंपेयर चार्ट में भी दिखाएंगे आपको। जैसे पहले हम टेलीफोन लाइन बोलते थे, आज हम लोग डेटा नेटवर्क बोलते हैं। और डेटा नेटवर्क में दो लाइनों का नाम देते हैं, एक को हमने बोला NIB1, दूसरे को बोला NIB2। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। NIB1 नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1, NIB2 नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। सन 2005 में भी मैंने आपसे पूछा कि सैम पेट्रोडा कौन है, तो आप लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा मैं जानता हूं, और मैंने भी क्योंकि कुछ लोगों ने कहा नहीं जानते, यार नाम पहली बार सुना होगा, ऐसा भी होगा। लेकिन मैं आपको होता ही है कि जब आदमी जिंदा होता है ना, तो उसकी उतनी अहमियत नहीं होती है, लोग उतना भाव नहीं देते। लेकिन जो लोग भी सैम पेट्रोडा के बारे में जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं हु इज दैट पर्सन। वो आज भी जिंदा है। 1984 में इंदिरा गांधी ने, वो बहुत ही हमारे इंडियन पर्सन है, उड़ीसा में पैदा हुए थे, और अमेरिका में 1984 में टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने इतना डेवलप किया था, बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी थे। तो हमारे देश के जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, काफी इम्प्रेस हुई, और उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि भाई आप आपने अमेरिका में काफी कुछ कर लिया, आप इंडिया आइए और अपने देश में भी टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को काफी दुरुस्त कीजिए। तो उनके रिक्वेस्ट पे वो इंडिया आए। लेकिन जब इंडिया आए तो मतलब उनका तो देहांत हो चुका था, मर्डर हो चुका था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद से लेकर राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो आप कल्पना करिए उस समय से लेके अब तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन जो अपॉइंटमेंट राजीव गांधी ने दिया था, द इंडियन नेशनल टेलीकॉम एडवाइजर, अगेन आई रिपीट, जैसे कि आजकल राष्ट्रीय सुरक्षा में आपने डोभाल साहब का नाम सुन रहे हैं, तो उसी तरह से टेक्निकल एडवाइजर फॉर द टेलीकॉम सेक्टर मिस्टर सैम पेट्रोडा। और उनका एक खिताब भी मिला हुआ है उनको, उनको एक दूसरे नाम से भी लोग जानते हैं, और आप में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग उन्हें भी जानना चाहिए। इंडियन टेलीकॉम फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया, इंडिया का फादर ऑफ टेलीकॉम किसको बोला जाता है? सैम पेट्रोडा को बोला जाता है। क्योंकि अभी वो जिंदा है इसलिए उतना अहमियत उन लोग नहीं देते। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लगे हाथ में एक वीडियो में उनको पिक्चर दिखा देता हूँ, जो लोग नहीं जानते वो भी हम समझ जाएंगे। दिस सैम पेट्रोडा, ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस मैं पिक्चर दिखा देता हूँ उनको, ठीक है। तो ही इज अ वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी, और ये आप सोचिए कितनी बात है, इन्होंने बड़े निस्वार्थ भाव से हमारे देश का जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है, इन्होंने बोला। अगेन आई टेम की ही इज नोन एज इंडियन फादर ऑफ टेलीकॉम। और चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आई हो, वो जो कहते रहे हमारी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती रही, ठीक है। तो ये उस समय का इनकी कुछ पुरानी फोटो भी होंगी, ये उस टाइम की फोटो है जब इंडिया में वो आए थे, बायोडाटा। ये अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेफिनेटली अब ये सन 2005 में अगर हम बात करें, तो जब पहले टेलीफोन जो शुरू किया गया था, जिसमें हम लोगों ने, मैंने डिस्कस किया था लास्ट पिछले सेशन में, कि हम लोगों ने इंटरनेट की शुरुआत कैसे की, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि दो कंप्यूटर जोड़ा जाए और उनको व्यवस्था किया जाए। तो जब ये सफलता मिल गई कि हम कहीं भी कंप्यूटर को किसी भी लोकेशन में टेलीफोन लाइन की जो पुरानी लाइन है उस पर हम जोड़ देते हैं टेलीफोन को बदल कर, तो हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे, ठीक है। तो सैम पेट्रोडा जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, देश में इंटरनेट चालू कर दिया। तो उन्होंने उस समय सन 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, सन 2005 से पहले तो हम लोगों ने टेलीफोन चालू कर दिया, इंटरनेट भी चालू कर दिया, और लोगों को समझ में आने लगा कि ऑनलाइन क्या होता है। और हम लोग ने भी पहली बार अपनी तनख्वाह ऑनलाइन बैंक्स में जमा किया। उसके पहले की मुझे याद है कि 2003 तक, 2004 तक जब ये सुविधाएं नहीं थी, तो हमारा जो तनख्वाह मिलता था ना, आपने पुरानी मूवी देखना, आज पहली तारीख है तो सारे बैंक वाले बक्से में पैसे भर के लाते थे, हमारा अकाउंट ऑफिसर बैठ जाता था, और हम लोग पहली तारीख में टेबल टू टेबल हम लोग खुद जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा ऑफिसर है छोटा ऑफिसर है, अपना साइन करते थे, अपना नोट गिनते थे और तनख्वाह लेके जाए। हमने वो दिन देखा था। फिर बैंक में पैसा हमने जमा किया, फिर हमने जब इंटरनेट चालू किया तो फिर ऑटोमेटिक, और आज तो पता नहीं पैसा कब आता है और कब चला जाता है, आपको खुद ही नहीं पता चलता होगा। तो ये कितना माइग्रेशन हुआ है, मैंने मैनुअली पैसा लिया और आज हम लोग जो पैसा लेते हैं सब ऑनलाइन काम हो जाता है। एक कल्पना उस समय सन 2005 में ये सैम पेट्रोडा जी ने ही बोला था
कि अगर आप चाहते हो कि हमने पुरानी लाइन पे जो इंटरनेट व्यवस्था दी है, आप चाहते हो कि हर एक आदमी के घर में मोबाइल पे इंटरनेट हो, तो आपको पुरानी लाइन पे रिप्लेस होना पड़ेगा, आपको नई लाइन पे। ठीक है, तो जो पुरानी लाइन थी उसको हम लोगों ने, जिसपे पुरानी लाइन पे हमने जो टेलीफोन दिया उसको हम लोगों ने नाम दे दिया NIB1। जिस टेलीफोन लाइन पे, पुरानी टेलीफोन लाइन पे ही हमने इंटरनेट दे दिया, यानी BSNL का जो पहला ब्रॉडबैंड था वो पुरानी टेलीफोन लाइन पे था और सन 2005 में शुरू हुआ था। तो इसकी सफलता जब मिल गई तब सैम पेट्रोडा ने कहा कि आपको एक नई लाइन बिछानी पड़ेगी और नई लाइन में आपको नए डिवाइसों का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो डिवाइसेस राउटर और स्विचेस जो यहाँ पे मैंने लिखा है, और सभी को नए तरह के स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो नहीं पुराने वाला बटन दबा रहे वो सब। तो ये उन्होंने एक बड़ा सपना बोला था, और आज हम डेफिनेटली, मतलब ये दैट इज द माइंड। और आप कह सकते हो, मैं बिल्कुल उनके सब में दो सब बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि उतना करने के बाद भी उसके अंदर घमंड नहीं है, और आज भी लगा हुआ है कि इंडिया को। अब उनका अगला जो सजेशन अभी हाल में ही पिछले महीने आया था कि ये क्या हम 1G 4G 2G लगा रहे हैं, हम तो बहुत चीज आगे निकल चुके हैं। अब इसके बजाय हम 5G की बात करें, आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे फोकस करें और जो नया सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उस पे आ जाए, तो डेफिनेटली इंसान को ये सब GP से झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ये उनका अगला सजेशन है, देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कब होता है। ठीक है, तो NIB2 बाद में हमने नई लाइनें बिछाई जिसको हम NIB2 बोलते हैं। आज की डेट में जितना भी इंटरनेट है, पुरानी टेलीफोन लाइन को भी धीरे धीरे हम माइग्रेट कर रहे हैं नए टेलीफोन लाइन पे, नए इंटरनेट लाइन पे, जिसको NIB2 करेंगे। तो नाउ जो वेरी क्लियर, NIB1 भी है हमारे पास में, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर का तो फाइबर हमारा हो, लेकिन जो डिवाइसेस धीरे धीरे रिप्लेस करते हुए एक नई लाइन भी हमने व्यवस्था किया जिसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं रख पाए, जैसे कि अभी लैंडलाइन में हम लोग। क्वेश्चन है नहीं? ओके, तो जो हमारा नई लाइन है उसमें राउटर स्विच और कॉम्प्लेक्सिटी ओवर हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एक तो चीज हो गई कि टेलीफोन लाइन का माइग्रेशन हो गया, पुरानी टेलीफोन लाइन पर इंटरनेट जिसमें हमने सीखा था वो NIB1 था, और आज की डेट में नई टेलीफोन लाइन आ गई है जो नया इंटरनेट लाइन है जिसको NIB2 बोलते हैं। NIB मतलब नेशनल इंटरनेट बैकबोन। पहले टेलीफोन नंबर होता था, आज IP एड्रेस होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं। ठीक है, पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, आज हमारे पास में ये सारी चीजें यूज होती हैं इंटरनेट करने के लिए जो हम लोग करते हैं। ठीक है, और ये हम अभी बात करेंगे, हमारा ये जो IP एड्रेस का सेशन हम शुरू कर ही रहे हैं। अभी हम पहले नए नेटवर्क को दिखा देते हैं आप लोगों को, आपके स्क्रीन पे आएगा। अभी एक काम करते हैं, वो यहाँ पे दिखाते हैं। ये पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, नई लाइन में हमने राउटर्स के प्रयोग किए। राउटर के बारे में मैंने कल थोड़ा सवाल किया था जिसमें हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था कि राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। और ये बाकी घर पे जो राउटर वाईफाई, बेसिकली वाईफाई होता है, तो राउटर में कुछ क्वालिटी होती है जो उस वाईफाई में डाल दी जाती है, इसलिए उस वाईफाई का नाम राउटर वाईफाई हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो राउटर इस्तेमाल किए गए नए नेटवर्क के लिए सन 2005 में सैम पेट्रोडा जी के कहने के बाद, और आज हम नया जो पूरा एंजॉय कर रहे हैं वो सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इवन जियो हो आपका 4G 5G, इवन सैटेलाइट भी आ जाए ना तो भी ये राउटर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अपने आप में, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अभी जो हमने सन 2005 में जो राउटर हमने लगाए थे वो सब राउटर एक ही थे, लेकिन उनकी सीरीज अलग थे। एक राउटर को हम लोगों ने कहा ये रहेगा कोर राउटर या मेन राउटर जो इंडिया पे लगेगा ये, और BSNL ने, क्योंकि सबसे पहले BSNL को ही लगाना था तो BSNL लाइन बेचा, और ये 12,000 सीरीज का था। और जब हमने इसको लगाया इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए एक राउटर की थी। उसके बाद जो दूसरा राउटर लगाया उसको कम एफिशिएंसी वाला था, लेकिन ये भी बहुत ही पावरफुल था, और इसको हम लोगों ने बोला पी राउटर या पी राउटर या ISP राउटर। आर यू नो ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। BSNL, रिलायंस, एयरटेल, ऑल आर ISP। ओके, तो ये हमारा सेकंड होगा। थर्ड जो राउटर है कस्टमर एज राउटर। आपके कॉलेज में आप सभी को वाईफाई मिला होगा, वाईफाई के थ्रू आप इंटरनेट कर रहे होंगे, तो वो जो इंटरनेट हो रहा है कॉलेज के अंदर एक राउटर लगाया गया है जिसको हम लोग कस्टमर एज राउटर बोलते हैं। इसकी कीमत अगर ओरिजिनल खरीदेंगे तो 5 लाख से शुरू होगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्लोन राउटर भी आजकल इतना कम हो गया है, इतनी अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारे पास अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाले। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का जब कॉम्बिनेशन हुआ
पैसे इतने रिड्यूस, जो हम लोग करोड़ों में बात कर रहे थे आज हजारों में बात करने लगे हैं। इतना रिड्यूस, इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ इन सब चीजों का। फिलहाल अभी जो लगा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 3 कैटेगरी के राउटर है, ऑल राउटर आर द सेम। जैसे कि हम बाइक खरीदने जाए, 80 सीसी का खरीद लो, 100 सीसी का खरीद लो, 120 सीसी का खरीद लो, है तो सारे बाइक ही। सीसी का क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ उसका जो पिकअप है, स्पीड है, वो उससे इफेक्ट हो जाता है। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, चाहे 80 सीसी का बाइक खरीदें, चाहे 100 सीसी के खरीदें, 100 200, सिर्फ उससे क्या होता है, उनकी पावर एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन अल्टीमेटली ऑल आर द सेम पर्पस, सबका उद्देश्य एक ही होता है। ठीक है। तो इस राउटर को जो हमने डिजाइन किया जब सैम पेट्रोसियन ने, तो सबसे पहले ये एक बेसिक स्केच आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ये राउटर इंडिया के किन किन लोकेशन में लगाए गए वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये हमारा मेन राउटर है। इंडिया में कहाँ कहाँ लगाए गए, दिल्ली में लगाए गए, मुंबई में लगाए गए, बेंगलोर में लगाए गए, चेन्नई में लगाए गए, आज भी काम कर रहे हैं। आज का सारा इंटरनेट, सारा कम्युनिकेशन इन्हीं राउटर्स पे काम करता है। एक कोर राउटर है, मेन राउटर है। इसका दूसरा नाम है एमपीएलएस राउटर, आईपी एमपीएलएस भी बोलते हैं आज की डेट में। ठीक है। और ये सारे आप इसको समझो कि सब कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी सुपर कंप्यूटर नाम भी है राउटर का। तो आप समझो सारे कंप्यूटर लगाए गए और इन सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया। ये सब ऑप्टिकल फाइबर है, ये अलग से लाइन बिछाई गई और इन्हें जोड़ी गई, इसीलिए इसका नाम NIV2 रखा गया। हमने पुरानी लाइन को डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर आप बड़ा, और हमारे पास थे एक बहुत अच्छे हमारे फादर ऑफ टेलीकॉम है, उन्होंने जो सजेस्ट किया, इतना भरोसा हो गया था लोगों को, और आज हमारे मोदी साहब भी भरोसा करते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए, अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा कि ये सारे जो आपस में कनेक्शन किए गए हैं, ये कौन सी टोपोलॉजी में है? स्टार, मेश, ब्रिज, आपने पढ़ा होगा टोपोलॉजी। तो आप समझो सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, एक कौन सा टोपोलॉजी में है? मेश टोपोलॉजी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। मेश टोपोलॉजी में क्यों बनाया गया? बहुत अच्छी बात है, काफी लोग हैं जिन्होंने, इसमें क्या होता है कि मेश टोपोलॉजी, एक कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटरों से सीधा जुड़ा होता है। ठीक है, और इनडायरेक्टली भी जुड़ा होता है, सीधी बात है। ठीक है, एक कंप्यूटर, ये जैसे ये कंप्यूटर है तो बाकी सभी से ये जुड़ा हुआ है। जैसे ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि ये मेन राउटर था, इसी वजह से ये फाइबर कट जाए जमीन में, ठीक है, या कोई भी फेल हो जाए, ठीक है, तो ये कोई पाथ ना बंद हो, किसी और पाथ से ये कम्युनिकेट होकर हम जा सकें। इंडिया का नेटवर्क बंद नहीं होना चाहिए, अगर ये बंद हुआ तो। और जब हमने लगाया तो यहाँ पे एक राउटर और लगा, अकेला राउटर कभी भी कहीं जगह नहीं लगा, हमेशा 2 राउटर लगा, स्टैंड बाय राउटर। इवन ओरिजिनल राउटर के अंदर भी ड्यूल मोड होता है। और आप सभी लोगों ने, इससे आगे बढ़ूं, आप लोगों ने सर्वर कंप्यूटर देखा है क्या? सर्वर के बारे में जानते हैं आप लोग? सर्वर के बारे में आपने नाम सुना है सभी ने? मैंने इस पर सवाल किया था, नाम सुना है? अच्छा। कोई आप में से एक अनम्यूट हो सकता है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, तो कि और लोगों को समझ में भी आएगा। एनीवन? बस आप अनम्यूट होंगे, आज आवाज आपकी ठीक है फिर? यस सर। ओके। तो बस मुझे ये बताओ, आप आपने लिखा सर्वर का नाम सुना है और देखा भी आपने, ठीक है, तो सर्वर होता क्या है आपके हिसाब से? जो जो काफी सारे चीजें सॉल्व कर देता है अपने एंड पे ही, और चीजें स्टोर भी कर लेता है। चलो कोई नहीं, और कोई सिंपल भाषा में बता। अच्छा चलो एक चीज और बताओ, क्या हम अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकते हैं? यस सर। बना सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना हो, कोई और? एनीवन? सर आतिफ? मल्टीपल कंप्यूटर से जो कनेक्ट होता हो, जो हेड करता हो। मल्टीपल कंप्यूटर से, ठीक है, वो ठीक है, वो सर्वर किससे जुड़ रहा है, ठीक है ना श्रीमांशु? तो सर वो लेकिन इंफॉर्मेशन सेंड करता है, मतलब कंट्रोल करता है बस। हाँ ठीक है, मैं वो नहीं कर, कुछ इतना ऐसा बताओ ना आंसर कि तुरंत समझ में आ जाए सभी को। आप सर 24 घंटे चलता है, मतलब कि हमेशा ऑन रहता है। ठीक है, वो उसके फीचर है। अच्छा एक चीज बताऊं, देखो मैं एक हमारे जो LTTC है ना, ये अपने आप में इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर, इवन यहाँ पे वो सभी कंपनी जितने भी PSUs हैं, इवन प्राइवेट कंपनी रिलायंस के भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जाते हैं। तो BSNL की अगर बात करूँ, BSNL के भी इम्प्लॉयज यहाँ पे आते हैं और मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। तो जो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्राइवेट में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं और गवर्नमेंट में इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं।
वह ट्रेनिंग जब पहली बार किसी की नौकरी लगती है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं, और उसमें एग्जाम होता है, पास करना जरूरी होता है, चाहे आप कैसे भी इंटरव्यू दे के आए। इंडक्शन ट्रेनिंग में कई बार मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ, जो भी ऑफिसर्स आते हैं, मैं पूछता हूँ कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सिंपल, 5 ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताइए, ठीक है। अब वो ऑफिसर क्या लिखते हैं, क्योंकि मैंने पूछ लिया सवाल, तो पेपर में पता है क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं यह सस्ता होता है, ये चोरी नहीं हो सकता, इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस आसान है, ठीक है, और इसके अलावा ये आपका क्या कर सकते हैं, इसमें मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट जो होता है वो मेन आंसर होता है, ये हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का बाकी जो 4 पॉइंट लिखा था कोई गलत नहीं था, लेकिन वो ऑप्टिकल फाइबर का एडिशनल फीचर था। एक्चुअल जो आंसर था हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने सवाल पूछा कि 5 पॉइंट लिखो तो 4 पॉइंट और लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वह सस्ता है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, चोरी नहीं भी सही बोल रहा है, लेकिन मैं आपको ये आंसर इसलिए बता रहा हूँ, ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट एक्यूरेट आंसर। वो जो 5वां पॉइंट था, जो 5वां आंसर दिया, वो आंसर आपको ढूंढना है। तो मैंने आपसे पूछा सर्वर क्या है, तो आपको वो मेन पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जिससे आपको सब समझ में आएगा है क्या सर्वर। आप सही कह रहे हो, कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, ठीक है, 24 घंटे ऑन होता है, भी बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है, तो पॉइंट आपका कहीं गलत नहीं, लेकिन सर्वर करता क्या है, कोई एक ऐसा आंसर बताओ जिससे एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए। आगे इस बारे में अगर आप बोल पाओ, एनीवन? चलो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको नहीं समझ में आया तो फिर पूछना मेरे से। देखो, दुनिया में बहुत सारे, जैसे आप लोग हो, मैं आप सबको स्टूडेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी को आप डॉक्टर बोलोगे, किसी को इंजीनियर बोलोगे, किसी को मैकेनिकल बोलोगे, मैकेनिक बोलोगे, कोई स्पोर्ट पर्सन है, सबको अल्टीमेटली ऑल आर ह्यूमन, लेकिन उनको इंजीनियर डॉक्टर स्टूडेंट क्यों बोल रहे हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे, मैं तो फील्ड में जब काम करता हूँ एज ए ऑफिसर हो जाता हूँ, कभी कभी गाजियाबाद का मजिस्ट्रेट का चार्ज मिल जाता था, मुझे मजिस्ट्रेट काम करने लगता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मैं तो हुई, मैं तो के यादव अकेला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जब काम करने लगता हूँ तो मुझे उस टाइम पे मुझे वो चीज डेजिनेशन मिल जाता है, जैसे मैं ट्रेनर है तो मैं कहूँ यू आर माई ट्रेनर, यू आर ट्रेनिंग, आई एम ट्रेनर, ओके, ठीक है। उसी तरह से किसी भी कंप्यूटर को मैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को मैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं तो मेरा कंप्यूटर उस काम का सर्वर कहलाएगा। अगेन रिपीट, वैसे मेरा लैपटॉप है, या इसको मैं इस काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं कि आपके कॉलेज गेट पे जो कुछ आए इस लैपटॉप पे अंगूठा लगाए और आपकी अटेंडेंस ले, तो मेरा लैपटॉप अटेंडेंस सर्वर कहलाने लगेगा। तो सर्वर इज नथिंग, कोई भी पर्टिकुलर काम, दुनिया में अरबों हो सकते हैं, लाखों सर्वर हो सकते हैं, लाखों तरह के काम पॉसिबल है, आप अपने कंप्यूटर को डेडिकेटेड कर दो, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड हो जाए तो वह कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होपफुली नाउ आप समझ गए होंगे कि कोई भी काम, एक सिंपल एग्जांपल, सिंपल अटेंडेंस का हो गया, एक एग्जांपल ये हो सकता है कि केवल सीसीटीवी लगा देते हैं, तो सीसीटीवी सर्वर बोल देते हैं, वो क्या करता है, जितने लोग आ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करता है, तो मॉनिटर सर्वर हो गया, ठीक है। तो सर्वर इज नथिंग, पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसकी मदद से आप अपने लैपटॉप में डालो, इंस्टॉल करो और उसको यूज करो, ठीक है। अब सवाल ये था कि अब मैंने भी एक दूसरा सवाल ये पूछा था, क्या मैं अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकता हूँ, उसने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी जब मैं अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकता हूं तो मार्केट में सर्वर कंप्यूटर अलग से क्यों बेचे जाते हैं, अब बताओ। अब इसमें कोई गलत नहीं है, डेफिनेटली बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अब नॉर्मल 50,000 का कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर खरीदने जाओगे 2 लाख का मिलेगा, 1.5 लाख का मिलेगा, तो मैं 3 गुने 2 गुने 3 गुने रेट का क्यों खरीदूंगा जब नॉर्मल कर, तो कोई ना कोई खास बात होती होगी। यस प्लीज, चैट के माध्यम से सर वो ज्यादा हम्म, सर वो ज्यादा डिवाइसेस से कनेक्ट कर पाता होगा, उसकी स्पेशलिटी होगी जो आप नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर में आती कंप्यूटर में अच्छा रैम लगा दो, अच्छा स्पीड लगा दो, एक सर्वर कंप्यूटर के तुलना में उसके सारे प्रोसेसर हाई कर लो, अब बताओ आप क्या जस्टिफाई कर पाओगे आंसर को। एक नॉर्मल कंप्यूटर आपके सर्वर कंप्यूटर से ज्यादा जोड़ सकता है, मैंने कह दिया, ठीक है, तो क्या आपका आंसर जस्टिफाइड होगा?
और बताओ और सोचो। मेरा समझे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ठीक है। और कोई आंसर? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में बहुत सारे आप लोग हैं, आपके पास आंसर होना चाहिए था। अभिषेक? सर वो वर्क स्पेसिफिक बन जाता है, मतलब कि जैसे हमें कोई काम करना है हम्म और उसमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं हम्म। सिर्फ वही उसमें अवेलेबल हो, कोई फालतू नहीं हो। जैसे कंप्यूटर में तो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं कि हमें कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन तो सर्वर सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए हो कि जो चाहिए हो वही वो बेस्ट कर सके। अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर को बेस्ट बना दूं तो कम पैसे में ही? कोई बात नहीं, ठीक है, आपने आंसर दिया तो आंसर देना भी बड़ी बात है। आप सोचोगे, आंसर दोगे, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, ठीक है ना। और जब मैं उस आंसर को बताऊंगा तो उन दोनों आंसर को मिलाकर मुझसे भी बेहतर आप आंसर दे पाओगे आने वाले टाइम में, ठीक है। बिल्कुल सही बोला, काफी चीजें आप लोगों ने अच्छी बताई, ठीक है। आप कुछ लोग लिख के भी बता रहे हैं, ठीक है ना। प्री प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर डिफरेंट होता है, सौभिक बता रहे हैं, देवोजीत लिख रहे हैं बैंडविड्थ हैंडल कर नहीं पाएगा। कर के आएगा, सब कुछ कर पाएगा, जब पैसा खर्च करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं जो एक्चुअल बात है उसे पकड़ना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल क्यों सर्वर कंप्यूटर अलग बनाएगा। मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो चीजें आप लिख रहे हो ये नॉर्मल कंप्यूटर में भी आप इनबिल्ड कर सकते हो। उसके एक सर्वर कंप्यूटर की तुलना में हो सकता है कि आपका नॉर्मल कंप्यूटर मोर एफिशिएंट हो, मोर काम करने में कोई इसका डाउट ना हो, ठीक है। फिर भी सर्वर कंप्यूटर अलग से बनाए जाते हैं, भले लो एफिशिएंस का हो लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंस होगा। क्यों होगा वो बात समझने की जरूरत है। एक सिंपल सा वैसे एक चीज बताओ, आपने कभी एलईडी बल्ब खरीदा है या लेजर आपका बल्ब मार्केट में गया तो खरीदा होगा आपने, यस सर। या सीएफएल खरीदा? तो सीएफएल खरीदते हो आजकल तो सीएफएल पे दुकान वाला क्या लिखता है? सर कि इतने, सर वो लिखता है कि टाइम कितने पीरियड। टाइम तक गारंटी। बिल्कुल मेन पॉइंट, पहली चीज मेरा पहला पहला सुन, देखो ध्यान से सुनेगा। दुनिया का कोई भी, इवन इंसान हम भी हैं चाहे आप भी हैं, पेड़ पौधे हैं, चाहे कोई भी चीज हो जिसमें थोड़ी बहुत जान आती हो, इवन निर्जीव वस्तुओं में भी उनकी जो लाइफ होती है कहीं ना कहीं फिक्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आप जितने भी चीजें बन रही हो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बन रही है। आईसी बना रहे हैं तो हमारा तो कंप्यूटर है सारे आईसी से बन रहा होता है। तो आप में इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे बहुत हैं। जब आप वीएलएसआई डिजाइन पढ़ोगे तो वीएलएसआई डिजाइन में हो सकता है कि बीटेक में ये सब उतना हम लोग ध्यान नहीं देते। बीटेक में तो हम लोग भी क्या कहते हैं ना, इधर उधर कुछ भी पढ़ के एक आध चीज जो इंटरेस्ट होता है उसमें तो हम ज्यादा दिमाग लगा देते हैं क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल में ही रह जाते हैं। लेकिन जब आप एमटेक करोगे तो काफी चीजें, या फील्ड में काम करोगे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो जो बल्ब है उसमें जो सीएफएल हो चाहे एलईडी हो, जब खरीद के लाते हो ना तो कहता है, वो क्या करते हैं एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये बल्ब 24 घंटे अगर जलता रहे तो इसकी लाइफ मुश्किल से 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। 24 घंटे जला कर रखो, 6 महीने के बाद अपने आप वो सीएफएल की लाइफ ओवर हो जाएगी। इंसान है, इसकी उम्र 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक आध दो एक्स्ट्रा केस हो सकता है, उसका अलग मैटर है कि जनरल मैनर में क्या है इसकी लाइफ। उसी तरह से जो आईसीज होती है उनकी लाइफ, क्रिटिकल लाइफ, अगर आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर को यूज करोगे एज ए सर्वर तो क्या प्रॉब्लम होगी? सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगी कि जो आईसी है उसको बिना पावर सप्लाई बंद किए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, 24 घंटे पावर सप्लाई ऑन कर दिया, तो उसकी जो लाइफ होती है आइडियली लाइफ 90 डेज, 3 मंथ, 3 महीने होते। 3 महीने के बाद आईसी की लाइफ खत्म हो जाती है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। आपका मोबाइल फोन है, आपका टैबलेट है या लैपटॉप क्या होता है, नॉर्मली यूज किया फिर हमने बंद कर दिया, शट डाउन भी कर लेते हैं, रख लेते हैं। लेकिन जैसा कि अभी बिल्कुल आपने सही बोला था बस नहीं कि सर्वर कंप्यूटर ऐसा होता है वो क्योंकि पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड है, तो ऐसा कंप्यूटर होगा एक बार अगर आपने चालू कर दिया वो आप उसे शट डाउन नहीं कर सकते। 24 घंटे ऑन रहने वाला कंप्यूटर हो जाएगा। और 24 घंटे अगर ऑन रह जाए, अगर हम उसमें इस तरह की व्यवस्था ना करें कि वो ऑटोमेटिकली 3 महीने के बाद आपका लैपटॉप बोल जाएगा। तो जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसमें हर हार्डवेयर मिनिमम ड्यूल मोड में होंगी, 2 हार्ड डिस्क, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड, 2 मदरबोर्ड, हर चीज मिनिमम 2 होंगी। एक बार में एक काम करता है, दूसरा स्टैंड बाई मोड में होता है, फिर दूसरा काम करता है, पहला स्टैंड बाई मोड होता है, जिससे उनकी लाइफ कम से कम 2 साल 2.5 साल चल जाए।
किसी की 5 साल भी चल जाओ अलग मैटर है, बट आइडियली 2 साल कम से कम चलाना है, तो आपको ये मैटर करना पड़ेगा तभी पॉसिबल। बहुत सारे सर्वर ऐसे आते हैं, आप देखना सर्वर कंप्यूटर में कुछ नहीं होता, तो नॉर्मल कंप्यूटर, लेकिन उसमें छोटे छोटे अलग अलग हार्ड डिस्क लगा देंगे, छोटे छोटे मदरबोर्ड लगा देंगे, भाई मेरे में 3 मदरबोर्ड हो जाएगा, 3 हार्ड डिस्क हो जाएगी। तो हार्डवेयर अलग नहीं होता, उसको अलग अलग कैटेगरी में 3 टाइम 2 टाइम कर लेते हैं। इसीलिए जो नॉर्मल जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसका रेट 3 टाइम हो जाता है, एफिशिएंसी भले ना कंप्यूटर से ज्यादा हो। तो आप समझ गए मेरी बात। सिंपल लाइफ पीरियड बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा जो आईसी है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनकी लाइफ पीरियड फिक्स है, इंसानों की फिक्स है, सबकी फिक्स है, सीएफएल में भी फिक्स है, ठीक है। वो एक अंदाजा लगाते हैं कि भाई 8 घंटे 24 घंटे, तो उस हिसाब से उनकी लाइफ डिसाइडेड हो जाती है। तो सर्वर आप नॉर्मल कंप्यूटर को भी सर्वर बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, लगातार ऑन होगा, 3 महीने के बाद आपका लैपटॉप गया, किसी काम का नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है 3 के 4 चल जाए, 5 चल जाए, अलग मैटर है, लेकिन एक आइडियल है कि 3 महीने के बाद कभी भी बोल सकता है। सीएफएल पे लिखा होता है 6 महीने, लेकिन हम जितना यूज करते हैं कई बार बंद भी होता है, ऑन भी होता है, तो भी चल जाता है, साल भर भी चल जाता है, 2 साल भी चल जाता है, वो अलग मैटर है, बट आइडियली जो फिक्स है दैट विल, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम जब बात करें, जब बात उठी थी, तो यहाँ पे हर चीज हम ड्यूल मोड में रखते हैं। इवन जो ओरिजिनल राउटर होता है उसके अंदर भी कम से कम ड्यूल मोड होता है, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड, जस्ट लाइक सर्वर, और अलग से राउटर भी लगाते, क्योंकि अगर ये फेल हुआ पूरा इंडिया बंद हो जाएगा। क्या रिलायंस, क्या टाटा, इस पे सारी कंपनियों का लोड आता है, सारी कंपनियों का। ऐसा नहीं कोई भी आके कहीं भी गड्ढा खोद के कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो नंबर 2 आता है वो आपका ये होता है प्रोवाइडर एज राउटर, या पी राउटर, या इसको हम लोग आईएसपी राउटर बोलते हैं। अब कंपनी आईएसपी मतलब बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, जो आपको इंटरनेट देते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है, आपके कॉलेज कैंपस में अगर सभी को इंटरनेट देना है तो वहां पे एक राउटर लगाया जाएगा जिसको हम कस्टमर एज राउटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा नेटवर्क है। उसके बाद कस्टमर एज राउटर से केबल निकलेगा, एक स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, चौथा स्विच, जितना कैंपस में बांटना बांटो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, हमारा पूरा का पूरा ये मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, पैकेट ट्रेसर पे हम आप सबको सिखाएंगे कि आप कैसे नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो, कैसे टेलीफोन सेवा दे सकते हो आज की डेट में। ये हमारा हाई कोर्स है, ठीक है। तो ये आज की डेट, और रिलायंस जियो में भी कुछ नहीं है। रिलायंस जियो भी क्योंकि उसने पूरी नई लाइन पे ही उन्होंने शुरू किया। इवन उन्होंने क्या किया, इस स्विच से टावर लगा रखा और इस पे आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया, तो आपका मोबाइल फोन टावर पे कनेक्ट होता है, नियर बाई स्विच पे कनेक्ट होता है। और ये जो लाइन है बेसिकली ये डिजाइन की गई थी इंटरनेट के लिए, इस पे इंटरनेट फर्स्ट प्रेफरेंस है। पुरानी वाली जो लाइन है उस पे बात करना फर्स्ट प्रेफरेंस था, ठीक है। तो इस नेटवर्क पे हम और बात करेंगे, अभी फिलहाल हम इतना बात करना है कि एक मेन लाइन बनाएगी सैम पेट्रोला जी कहने पे, फिर इसका कंपनियों को राउटर दिएगा। अब यहाँ पे ये आईएसपी है, ये कोई शहर हो सकता है, बहुत बड़ा शहर। अब यहाँ पे रिलायंस है या एयरटेल है, शहर के अंदर केबल बिछाओ, टावर लगाओ, कुछ करो, वो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, परमिशन है, लाइसेंस मिला, कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा ये नेशनल लाइन हो जाती है, और नेशनल लाइन बाय डिफॉल्ट मैनेज बाय द बीएसएनएल। और पीपीपी मॉडल जरूर इम्प्लीमेंटेड है। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बीएसएनएल को कहीं ना कहीं रिलायंस से भी हेल्प मिली हुई है, कहीं ना कहीं टाटा से मिली हुई है, कहीं ना कहीं एयरटेल से मिली हुई है। तो सब इसमें, लेकिन मेन मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल, ठीक है। तो आप ये नई लाइन है। और इसमें अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, एक लोग अगर इसमें और हम बात करेंगे इंटरनेट में, तो दूसरे साइड का भी जो बात होगा, यहाँ पे प्रोवाइडर एज पे लगेगा। इंटरनेट का मतलब इस कंप्यूटर से आज के डेट में दूसरे कंप्यूटर में जाएंगे, तो प्रोवाइडर एज, कस्टमर एज स्विच, और एक कंप्यूटर भी उसी तरह से रिटर्न बैक होगा और जुड़ेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम पे हम अभी और बात करेंगे। 10 मिनट में अभी आप लूंगा आईपी एड्रेस का पार्ट 1 पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी आता हूँ पार्ट 1 के लिए। सबसे पहले यस, लास्ट हमने जो सेशन डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन किया था। होपफुली कि आप सभी को उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहा होगा, अगर है तो आप पूछ सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस, में कोई शक नहीं, क्योंकि आईपी एड्रेस बाइनरी का था। जब आईपी एड्रेस की शुरुआत की गई, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बुक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे ना बिल्कुल टेंशन में रहेंगे और लगेगा कि पता नहीं क्या हमने किया। जब मैं भी पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा टेंशन से हुआ था, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं।
लेकिन जब मैंने इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश किया तुरंत हमें सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, जो आईपी एड्रेस, ठीक है, ये बिफोर 2000 ईयर, हम 2005 तक की बात करें या उससे पहले, केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। अगेन रिपीट, एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। ओके, 2005 से पहले। और ये जब आईपी एड्रेस की शुरुआत की गई, किसी ने अमेरिका ने बेसिकली डेवलपमेंट किसी ने किया था, बट फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल यूएसए के द्वारा किया गया था। तो यूएसए ने कभी ये नहीं सोचा था, या दुनिया के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा कि हर एक आदमी के हाथ में इंटरनेट होगा। इवन अब जैसे हम लोग 5G की बात कर रहे हैं, IoT की बात करें, हर एक डिवाइस को भी हमें आईपी देना पड़ेगा। कल को आप यहाँ पे घड़ी भी खरीदेंगे, या फिर आप कोई भी कोई जैसे गर्ल्स हैं वो आप ज्वेलर्स यूज करते हैं, उन सब पे आपका आईपी एड्रेस हो। कोई सामान खरीदें, हर पे आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। ये हमारा पहले वो था। ठीक है, तो उस समय नए वाले तो कभी कल्पना नहीं थी। तो फिलहाल जब हमने शुरू किया था तो ये 32 बिट्स का होता था। ठीक है, और उस समय बहुत ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाते थे। अगर हम इसको टोटल डेसिमल का कॉम्बिनेशन बना लें, कुछ भी बना लें, तो ये 2 की पावर जो भी है 32 कर लीजिए। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली हम लोग उतना आईपी एड्रेस था। लेकिन आज तो हम सारे डिवाइसों को इंटरनेट दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि हम इस आईपी एड्रेस को दे पाए। सन 2005 में हम सभी को बड़े प्राउड का होना चाहिए कि अभी आप LTTC गाजियाबाद से आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। LTTC गाजियाबाद एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो आईपी यहाँ पे IPv6 का डेवलपमेंट सेंटर है। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है गाजियाबाद सबसे पहले। ठीक है, और ये हम लोग कह सकते हो कि इंडियन डेवलपमेंट है, और ये 128 बिट्स का था। ठीक है, जब ये हमें लगा यहाँ पे हुआ क्या कि 32 बिट्स का हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइस से नहीं जोड़ सकते, तो 2005 में यहाँ पे कुछ IIT कानपुर के रिसर्चर और ये ITU का, चूंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है LTTC, और यहाँ पे करीब 400 करोड़ रुपए की हमारी माइग्रेशन लैब लगी हुई है नए आईपी एड्रेस के लिए। तो हमने कहा भाई ऐसा करते हैं, पुराने आईपी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको हम लोग IPv4 कह देते हैं, पुराने आईपी को। उसके पहले केवल आईपी एड्रेस होता था। ठीक है, पुराने IPv4 क्यों कहेंगे, वही बात करेंगे। फिर उसके बाद जो नया आईपी वाला उसको हमने IPv6 कहा। और ये चूंकि नए तरीके से बनाया गया था, नए तरीके से प्लानिंग की गई थी, तो इसमें हमने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बहुत सारे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उन सब का भी इस्तेमाल किया गया। तो आज की डेट में हम सबको कहते हैं कि जो IPv6 है, अपने सर के बाल को भी दे देंगे ना नंबर, तो भी ये खत्म नहीं होगा। कैसे होगा हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आईपी एड्रेस 2005 से पहले केवल आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता था। आईपी एड्रेस आज के समय में हर एक डिवाइसों को दिया जाना है, तो डेफिनेटली नए आईपी, क्योंकि 32 बिट की जो आईपी था उसकी संख्या संभव नहीं थी, तो हमें एक नए आईपी की जरूरत पड़ी। नया आईपी ऑलरेडी वर्ल्ड में अवेलेबल था, लेकिन वास्तव में इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट इंडिया ने किया है। और LTTC गाजियाबाद का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है, गूगल में डालिए तो ठीक है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और IPv4 क्या होता है, अब हम बात करते हैं उसको थोड़ा सा, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। तो हमें केवल ये समझ लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अब इसमें देखिए एक सिंपल सा सवाल है सभी से लिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लो आपके क्लास में 32 स्टूडेंट हैं, सपोज करो 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, वो या शिवांशु जोशी, माइक शिवांशु की भी आवाज अच्छी आ रही थी। आपके क्लास में 32 स्टूडेंट है, मैसेज के द्वारा सारे लोग बताएंगे। मैं एक क्लास में आता हूँ आपके और कहता हूँ डियर स्टूडेंट, मेरे पास 4 काम है, ठीक है, और इस काम को आप सभी लोग मिल बांट के कल शाम तक करके हमें दे दीजिए। ठीक है ना, मैं सिंपली 32 स्टूडेंट हैं आपके बैचमेट में, मैं क्लास में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि फिर एक ओपनली अनाउंसमेंट करता हूँ कि मेरे पास 4 काम है, सभी स्टूडेंट मिलकर इस काम को कल शाम तक कर दे, मैडम मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपको रियलाइज ये होता है कि ये जो काम है बहुत ही बोरिंग वाला काम है, पहली बात। नंबर 2, इस काम के करने या ना करने से आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं प्रैक्टिकली जानना चाहूंगा क्या वो काम
अगले शाम तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यस शिवांशु। नहीं हो पाएगा सर। प्रैक्टिकल आंसर है बिल्कुल। नो सर, बिल्कुल मुस्कान बोले, क्योंकि कोई टार इंटरेस्ट नहीं है। यस यस, थैंक यू। काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। ठीक है, अब मैं इसकी सिचुएशन बदल देता हूँ। अब मुझे काम कराना है, ठीक है, तो मैं वही क्लास में आऊंगा, चाहे कितना भी बोरिंग काम हो, मैं क्लास में अनाउंसमेंट करूंगा। पहले सबसे कहूंगा 32 बच्चे हैं, इनको भाई 8-8 का 4 ग्रुप बना दूंगा मैं। पहली बात, ग्रुप नंबर 1 ए वाला तुम काम करोगे, ग्रुप नंबर बी ये करोगे, ग्रुप नंबर सी ये करेगा, ग्रुप नंबर डी ये करेगा। ग्रुप, और साथ में मैं ये बोल दूं, जो काम सबसे पहले खत्म कर देगा, ठीक है, उसको कम से कम 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। और जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है उसमें 200 में 200 पूरे मिल जाएंगे। जो ग्रुप पहले कर देगा दूसरे करेगा, ये सीक्वेंस बना दे, दूसरे वाले को 180 मिल जाएंगे, 150 मिल जाएंगे। अब क्या लगता है, काम होगा या नहीं होगा? उसी दिन हो जाएगा सर। उसी दिन होगा, कंपटीशन लग जाएगा। ठीक है ना, अपनी इसमें पूरी गारंटी है। सारे लोग भाई जब सोचेंगे जिसको देखी, तो ये चीज, इसी चीज को कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखते हुए, ये जो 32 बिट्स था, तो बेसिकली ये बाइनरी था, दिस इज द बाइनरी। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे लिखना शुरू करूँ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 इस तरह से, तो हमें नहीं पता क्या लिखा है, इतना दिमाग हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस चीज को आसान बनाने के लिए जैसे मैंने काम कहा, तो उस समय के जो हमारे एक्चुअली यूएसए ने डेवलप किया था, यूएसए वालों ने क्या किया, इस चीज को आसान बनाने के लिए सिंपली इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहले का 8-8 का 4 ग्रुप बनाया ताकि आसानी से सारे लोग समझ पाए। 8 ग्रुप का ये बनाया, 8-8 ग्रुप का एक एक। ठीक है, और उनके बीच में एक डॉट सा यूज कर लिया। पहली बात ये बनाया। अब उन्होंने कहा एक ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सब पे लागू हो जाएगा। इस ग्रुप की जो पहली गिनती होगी, ऑल 8 बिट्स आर 0। अगर हम इसकी बात करें तो सभी बिट 0 हो जाएंगे। स्टार्टिंग बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके अगली वाली जो डिजिट होगी 0 0 0 0 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके अगली वाली 0 0 0 0 0 1 1 होगी। तो फाइनली हम नीचे अगर चलते चले जाएं तो लास्ट में जो है 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये 8 बिट का होगा। लेकिन इंसान कभी भी 0 नहीं याद करता उसको। अब इसको, लेकिन इसको आसानी से वो समझ सकता है, कहेगा भाई ऐसा है, जो पहला बिट्स है, ठीक है ना, ये जो पहला ग्रुप है इसका डेसिमल वैल्यू 0 होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले का 1 आ जाएगा, तीसरे वाले का 2 आ जाएगा, और लास्ट में जो ऑल बिट 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 255। हर एक ग्रुप की स्टार्टिंग 0 से होगी। इंसान अपने परिवार, बाकी तो बाइनरी में ही होंगे 8 बिट 4। ठीक है, 0 से शुरू होगा और 2 से 55 में जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो। तो जो आईपी एड्रेस होता है, सिंपली अंग्रेजों का, सॉरी यूएसए ने जो बनाया, सिंपली का भी इस तरह से आईपी एड्रेस शुरू होगा 0.0.0। ठीक है, और मैक्सिमम में 255.255.255.255 ये आपका जाएगा। ठीक है, ये आईपी एड्रेस की पहली कंडीशन तय होगी कि आईपी एड्रेस को उन्होंने 4 पार्ट में बांटा ताकि एक इंसान लिखना समझना जाए और उसको आसानी से मैनेज कर सके। अगर मेरी बात, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इसमें से 0.0.5.4, ऑप्शन बी लिखता हूँ यहाँ पे, 255.255.4.5, ऑप्शन सी लिखता हूँ 276.5454। ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ। ठीक है, 192.168.5.4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, जितना मैंने बताया आप बिल्कुल बाहर मत जाइए, सिंपली मैंने इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो वैलिड आईपी नहीं होगा, जितना मैंने बताया उसके हिसाब से? वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि एज पर जो मुझे बताया जा रहा है, भाई एक ब्लॉक है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? रेड सिग्नल आ रहा है मेरे पे? यस सर। ओके, ये मैंने जो बताया बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, सी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, कोई भी आईपी एड्रेस हो, आप एबीसीडी भूल जाओ, एबीसीडी की हम कल बात करेंगे, कुछ है ही नहीं।
जो मैं बता रहा हूँ जहां से शुरू किया गया तो वहां से बता रहा हूँ। उन्होंने आईपी एड्रेस को बांटा क्यों वो मैंने आपको बता दे, ताकि इंसान याद कर सके, समझ सके, ठीक है। और बांटने का नतीजा क्या हुआ, एक ग्रुप की गिनती 0 शुरू होगी, 255 शुरू होगी। कोई भी आईपी एड्रेस जिसको हम लोग आज की डेट में IPv4 बोल रहे हैं अभी भी, ठीक है, जो नॉर्मली, तो वो इस तरह से डिजाइन किया गया था। उसके अकॉर्डिंग जो अभी तक हम लोगों ने बात किया 27645 उसके हिसाब से हो गया। नंबर 2, पहली चीज ये हो गई। तो आपने बिल्कुल सही बोला, ये 276 वाला वैलिड नहीं होगा। नंबर 2, मैं टेलीफोन नंबर के बारे में डिस्कस किया था। एक टेलीफोन नंबर था 911202755164। ये मेरा लैंडलाइन टेलीफोन था, मेरा खुद का नंबर था। इसके बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। जब मैंने टेलीफोन की बात की थी तो उसमें मैंने बहुत ही क्लियर कर बताया था, कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा। एक भाग फिक्स पार्ट के लिए है और दूसरा भाग कस्टमर पार्ट के लिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो हमारा आईपी एड्रेस है ये भी 2 भागों में बटेगा, क्योंकि इसी टेलीफोन नंबर का मॉडिफिकेशन किया गया सिंपल बाइनरी में, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी आईपी एड्रेस आप खरीदेंगे, मार्केट में जाएंगे, तो उसको खरीदने का एक तरीका होता है। उसके पहले मैं एक चीज और पहले पूछूंगा, तब ज्यादा आप समझ पाएंगे। मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। मैं स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं स्क्रीन पे लिख दिया, सपोज करो 25.8.2021, सपोज एक मैंने चीज लिखी, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि क्या लिखा है, ये क्या चीज हो सकती है, क्या आंसर होगा? मुस्कान ने कहा डेट, ठीक है। एक आपने अंदाजा, क्या आप श्योर लगा रहे कि डेट ही होगा? ऐसा तो कोई प्रूफ तो नहीं लिख रहा कि डेट होगा, लेकिन एक आप अंदाजा लगा रहे हो डेट हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि डेट इस तरह के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते कि ये डेट ही है, ठीक है। कुछ और हो सकता है, किसी का आईडी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम बोलेंगे डाटा। एक स्क्रीन पे जो भी कुछ लिखा है ये एक डाटा कहलाएगा, दिस इज अ डाटा, ठीक है। अगर मैं इसके आगे ये लिख दूं DOB, चलो आप ही की बात मान लेते हैं, ये भी DOB एक वर्ड, ये भी एक डाटा है, ठीक है ना, ये भी एक डाटा है, ठीक है। लेकिन अब ये जब दोनों डाटा आपस में मिले, ये जब दोनों डाटा आपस में मिक्स हुए, तो ये दोनों डाटा का मतलब निकल गया मीनिंगफुल। दिस इज द मीनिंगफुल डाटा। और आप इंश्योर हो गए कि जो लिखा है डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है, ठीक है ना। तो मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में हमेशा इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहली चीज तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये जब भी बातें लिखी जाएंगी, जब दोनों बातें लिखी जाएंगी, तब आप कहोगे कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज आप कहोगे इट मे बी डेट ऑफ बर्थ, आई डोंट नो व्हाट टाइप्स ऑफ आईडी, मुझे मालूम नहीं क्या आईडी है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जब आईपी एड्रेस आज की डेट में खरीदने जाओगे, सपोज एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4, एक सिंपल मैं आईपी एड्रेस लिखता हूँ। अब मैं इसको यहाँ हट जाता हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिखूँ, बोलूँ कि आईपी एड्रेस से ले जाओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आना चाहिए, भैया तुम आधा अधूरा क्यों बता रहे हो? आईपी एड्रेस ये क्या है, इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि जब भी आप आईपी एड्रेस खरीदेंगे, इसके साथ डेफिनेटली 2 चीजें मिलेंगी। या तो आज की डेट में खरीदोगे तो ऐसे लिखा होगा /24, ठीक है, या कल भी मैं डिस्कस करूंगा क्लास C लिखा होगा, 2 चीजें लिखी होंगी, ठीक है। तो अभी मैं क्लास C के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल ये समझाने, क्योंकि जो है ये है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तुरंत 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बात, जब भी आईपी एड्रेस खरीदोगे तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, /24 जरूर लिखा मिलेगा। अगेन आई रिपीट, आईपी एड्रेस परचेजिंग, क्योंकि आने वाले समय में सबको खरीदना है। और जब आप कह रहे हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, एक्सपर्ट बनना है, तो पहले इसको समझना जरूरी पड़ेगा, तो इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो /24 है, इसके आधार पे हम ये जान पाते हैं, जैसे कि टेलीफोन नंबर था, टेलीफोन नंबर में हमने क्या किया था, +911272755164 था ना, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर में फिक्स पार्ट, तो ये जो आईपी एड्रेस है,
कोई भी नंबर मैं बता रहा हूँ, ये आईपी जो एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस, ये जो /24 लिखा है, ये फिक्स होगा। मैं बता रहा हूँ, ये संख्या बताता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, क्योंकि ये टोटल कितने हैं 32 बिट्स के हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके, जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट जो यहाँ पे लिखा है वो फिक्स बिट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके लैंडलाइन में यहां से लेकर यहां तक एक फिक्स बिट है और एक कस्टमर वाला बिट है। तो ये टोटल 32 बिट्स है। ठीक है ना, कोई भी नंबर नहीं, 32 बिट्स में से एक 1 2 3 4 लेके मैक्सिमम 32 बिट ही हो सकता है टोटल। तो सारे फिक्स हो जाए तो भी आईपी एड्रेस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, 31 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इसका पहला मतलब, ये जो नंबर है क्योंकि भी टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन है तो फिक्स बिट होगा। अब हम टेलीफोन नंबर का जब डिस्कशन कर रहे थे तो पहला सवाल हमने क्या निकाला था, एक्सचेंज आईडी। हमने पहला चीज पूछा था एक्सचेंज आईडी, याद करो अगर भूल गए होगे तो। एक्सचेंज आईडी में क्या था कि ये जो फिक्स पार्ट है, ठीक है ना, +9121202755, ये तो हम डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, लेकिन जब एक्सचेंज आईडी तो बाकी जो पहला 3 डिजिट था, ये हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, तो ये शुरू होती थी 000, इसको एक्सचेंज आईडी बोलते थे। और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता था, जब अगर हम ब्रॉडकास्ट आईडी की बात करें, आपको याद करा रहा हूं तो ऑलरेडी अब +91 जो फिक्स पार्ट है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते थे, और आप जो भी वैल्यू थी लास्ट वाली 999, दिस इज द एक्सचेंज आईडी। ये चीज आपको याद आएगी जो मैंने कल कहा था। तो वैसे ही ये जो आईपी एड्रेस है उसमें भी पहला आईपी एड्रेस क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है, लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जब भी आपको आईपी एड्रेस दिया जाता है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी जो कि पुराने टाइम में एक्सचेंज आईडी के रूप में बोला जाता था। ठीक है ना, और एक्सचेंज आईडी क्या होता था, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, यहाँ पे क्या बोलोगे, फर्स्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ, तो ये भी आपका लास्ट आईपी एड्रेस जैसे उसमें था आईपी एड्रेस। तो 2 सवाल ये हो गए। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाता है, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ। पहला सवाल जब भी आईपी एड्रेस होगा, और बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपने फोन के बारे में बात किया, आईपी एड्रेस। तीसरा सवाल पूछा जाता है आईपी रेंज, या कुछ लोग कहते हैं आईपी पूल बताओ। आईपी कहाँ से, देखो इसमें क्या होगा, टेलीफोन नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेके 998 तक होगा, हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो ये 3 सवाल का आंसर आप बिना देखे यहाँ बता सकते हो भी। अगर ये सवाल दिया जाए और ये 3 सवाल पूछा जाए, नेटवर्क आईडी बताओ इस आईपी एड्रेस का, ब्रॉडकास्ट आईपी बताओ और आईपी रेंज बताओ, तो बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, सिंपली ये जो /24 है वो ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कितने फिक्स हैं। तो ये 1928 बिट्स का है, तो जैसे 91 यहाँ नहीं बदल पा रहे थे तो ये फिक्स है, 192 ज्यों का त्यों रह जाएगा। 8 बिट का हो गया, ये सब 8 बिट के हैं, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है। तो 24 बिट यानी शुरू के 3 ब्लॉक हो गए वो फिक्स हो गए, 168 हो गया, 5 हो गया, और बाकी जो यहाँ बचे हैं क्या लिखा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम एक्सचेंज आईडी निकाल रहे थे या क्या टेलीफोन नंबर डजंट मैटर, इनिशियली आप 000 लिख रहे थे, तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ऑल 8 बिट्स आर 0। ठीक है, तो लेकिन जब हम इंसान लिखेगा तो उनको डेसिमल फॉर्मेट में लिखेगा, उस केस में जो आपका आएगा 192.168.5.0, दिस इज द एक्सचेंज सॉरी नेटवर्क आईडी /24, इसका आंसर होगा। कितना आसान है, /20, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, दिस इज द /24। समझ में आई मेरी बात। आप ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ क्या होगा, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ क्या होना चाहिए। /24 192 उसमें भी होगा, जो फिक्स पार्ट है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी सभी बिट्स 1 हो जाएंगे, ऑल बिट्स आर 1। दूसरे वाले में, इस वाले में क्या होगा, सारे बिट्स 1 हो जाएंगे। तो इस केस में 192.168.5. ऑल बिट्स आर 1, जिसकी वैल्यू आती है 255, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। नंबर 2 आंसर मिल गया आपको। आईपी रेंज 0 देना नहीं, 255 देना नहीं, तो जो आपका रेंज होगा वो आपका
192.168.5.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा। ये नेटवर्क आईडी जहां भी दिया है उस एरिया में, उस पर्टिकुलर लोकेशन में 1 से लेके 254 कंप्यूटर, लैपटॉप इंटरनेट पे जोड़े जा सकते हैं, वरना आप जोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस इज नथिंग द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। जो टेलीफोन नंबर में होता है वही चीज आईपी एड्रेस में पूछा जाता है। नाम भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नेटवर्क आईडी, वहां पे एक्सचेंज आईडी आप निकाल रहे थे, तो इसमें सबसे पहले ये जो /24 है ये तो दिया ही जाएगा। एक क्वेश्चन इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में ये कर देता 192.168.5.4/16 कर दूं, उस केस में अगर मैं सबसे पहला सवाल पूछूं व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, तो क्या आंसर होगा? सभी लोग बताएं, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी? आंसर। तीसरा सवाल है आपका आईपी रेंज क्या होगा या पूल कहां से होगा? तो सबसे पहले सारे लोग चैट के माध्यम से इस बात का आंसर बताएं, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी। ठीक है, सबसे पहला जो आंसर आया है देवजीत का आया है। ठीक है, 192.6 आयुष ने भी दिया है, डेफिनेटली मुस्कान ने दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो फिक्स पार्ट उसको डिस्टर्ब नहीं करना, 16 और बचे जो 16 है, ठीक है ना, वो बस आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपका रिस्पॉन्स नहीं आया इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है सर वो आ रही है। ठीक है ना, यस सर। तो आप इसको ब्रॉडकास्ट आईडी भी बता दीजिए। बहुत अच्छा है, आपने बता दिया, ब्रॉडकास्ट आईडी भी टॉप कर लिया, बिल्कुल सही कहा। ऑल 16 बिट आर 1। रेंज क्या होगा? आईपी रेंज क्या होगा? यस, /16। आयुष बिल्कुल सही लिख रहे हैं। जब भी आपको आईपी एड्रेस पूछा जाए तो /16 लिखना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ज्ञान अधूरा है। ठीक है, तो आप हैबिट अभी से डाल लीजिए और 1-2 बार की प्रैक्टिस है, उसके बाद तो आपके दिमाग में सारी चीजें चलेंगी। इसको निकालना नहीं है, बहुत आप समझ गए। आईपी रेंज देवजीत ने लिखा है। अभिजीत आप 0.1 से शुरू होगा और लास्ट से एक पहले चला जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 192.168.255.254 बिल्कुल सही लिखा आपने, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सारी बातें अभी का जो मैंने बताया, एक पार्ट मैंने इसको आज खत्म कर लिया। इसका दूसरा पार्ट हम लोग कल करेंगे, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो मन में दोबारा पूछ सके। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, इसका सेकंड पार्ट आई विल टुमारो, और उसके बाद एक थ्योरी क्लास और होगी, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जो नॉर्मल टेलीफोन वाली लाइन थी उसमें जो नंबर था सर, तो उसको मतलब सर बाइनरी में नहीं लिख सकते सर? ऐसा क्यों? मतलब कुछ ऐसा बाइनरी था? में आप देखो, हम यहाँ में इंसान है, ये है तो बाइनरी में ही है, ये तो अच्छा, उसमें। लेकिन आप क्या बाइनरी टाइप करोगे? नहीं सर। सर मतलब जो ट्रांसफर मॉड्यूलेट होता होगा वो भी उसमें ही होता होगा ना, 10 में? डिजिटल में ठीक। आते ही सारे बाइनरी होते हैं। और अब चूंकि हम लोग क्या है ना कि हम लोग मैनुअली अब कुछ नहीं करते, सब हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें जानना जरूरी है। अब ये चीज तो बाइनरी है, लेकिन हम लोग डेसिमल में क्यों? हम और आप समझना है, क्योंकि मैनेज करने वाले तो हम और आप है ना। ठीक है, यस। जो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन सब कुछ कह रहे हो, डेफिनेटली वो अगर डिजिटल फॉर्म में है तो बाइनरी फॉर्म में ही जाएगा। और जो डिजिटल फॉर्म है वो भी इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। तो और डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के? इसका सेकंड पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, कल आपको और समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। टुडे एंजॉय करिए, काफी आप लोगों ने पेशेंट रखा और 1 घंटे आज भी निकल गए, बनी हुई अच्छी बात है। थैंक यू। वीडियो शेयर कर देंगे आपको। थैंक यू।